प्रिय मित्रों, एक पाठक ने, श्रोता ने मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट किया कि मैं उनको कुछ एम्पाथ के बारे में बताऊं। उनका कहना था कि मैं नार्सिसिज्म पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अब एम्पाथ पे मुझे बात करनी चाहिए। एम्पाथ पे ऑलरेडी मैं 1-2 सेशन ले चुका हूं, लेकिन उनका जो प्रश्न है वह सबसे अलग है। उस प्रश्न के उत्तर को मैंने डिस्कस नहीं किया अपने पहले जो भी सेशन एम्पाथ पर लिए। उन्होंने लिखा कि मैं उनको बताऊं कि एम्पाथ कैसे नार्सिसिस्ट और दूसरे एक्सप्लॉइटर से बचे। यह वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है और मैंने इस पर पहले कभी नहीं बोला और बहुत कम लोगों को इस विषय पे बोलते हुए मैंने सुना है या पढ़ा है। इस प्रश्न पर आने से पहले मैं एक घटना जो 1962 की है, 1962 की है, उस पर बात करना चाहूँगा। आप बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि शायद हमारा जो दर्शन शास्त्र है या हमारे जो ज्ञान शास्त्र हैं, उनको क्या एम्पाथ के बारे में पता था या मानव के व्यवहार के बारे में क्या उन्होंने कोई स्टडी की थी? क्या एम्पाथ के बारे में भी उनको ज्ञान था? सबसे पहले ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा। 1962 में मैं आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था। अपने मैट्रिकुलेशन कर चुका था और उदयपुर में द्वितीय वर्ष ओटीसी जिसको कहा जाता है वह अटेंड कर रहा था। वहीं पर दीनदयाल उपाध्याय जो कि एक आरएसएस के प्रचारक थे और उस वक्त वो जनसंघ में कार्य कर रहे थे, एक जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन आरएसएस के ओटीसीज में और दूसरे कार्यक्रमों में वो अक्सर आया जाया करते थे। उस ओटीसी में भी उनका एक बौद्धिक रखा गया, एक चर्चा रखी गई। उस बौद्धिक में उन्होंने कश्मीरी शैव मत के बारे में उन्होंने बताया। यह मैं जानता था कि यह कश्मीर शैव मत है क्योंकि मेरे पिताजी उसको फॉलो करते थे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान था। उन्होंने चित्त और चित्ती के कॉन्सेप्ट को बताया कि कैसे एक व्यक्ति का जो चेतन है वो चित्ती में है और सामाजिक चेतना जो है उसको हम चित्ती कहते हैं। इस तरह से हम चित्ती के थ्रू हम सारे प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का, एक दूसरे के दर्द का, सुख का या
प्रॉब्लम्स का इस चित्ती के कारण महसूस कर सकते हैं। उस बौद्धिक के उपरांत दूसरे दिन उन्होंने 10-10 लोगों के साथ अलग से बातचीत की। उस बातचीत में मैं भी एक घट में था और उस घट में मैंने उन्हें एक ही प्रश्न पूछा कि मुझे चित्त और चित्ती की बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे आपका रहस्य समझ नहीं आ रहा। हर व्यक्ति जवान होने के बाद शादी करता है, परिवार बनाता है और अपना जो निश्चित रोल है वो समाज में ग्रहण करता है, लेकिन आपने वो सब छोड़ करके इस तरह से ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाते हुए सारा जीवन अपने दूसरे लोगों के लिए दे दिया। इसे मैं क्या समझूं या इसको किस तरह से समझूं और इसका कारण क्या है? उनका उत्तर बड़ा स्पष्ट था, जिसमें चित्ती की मात्रा यानी कि सामाजिक जो चित्त है, जो समाज की आत्मा है, उसके साथ में जितना ज़्यादा जुड़ाव होता है, जिसकी चित्ती जितनी ज़्यादा डेवलप होती है, वह व्यक्ति अपने लिए नहीं सोच पाता। वह दूसरों की पीड़ा या दूसरों के कारण या पूरी व्यवस्था को लेकर के इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वह अपने आप स्वयं में उसका साधन ढूंढने के लिए, उसका इलाज करने के लिए वह निकल पड़ता है। उसको अपने चित्त के जो भी कष्ट हैं या उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो उसको रोक नहीं पाती, क्योंकि वो उस सामाजिक चित्ती के सामने बहुत थोड़ी होती है। यह बहुत बाद में मैंने सीखा कि यही एक इम्पाथ है। इम्पाथ वो व्यक्ति है जिसकी चित्ती सामाजिक चित्ती के साथ दूसरों की चित्ती से बहुत ज़्यादा जुड़ी है। इसलिए उसे दूसरों का दुख दर्द या सामाजिक समस्याएं समझने में कोई समय नहीं लगता। वह स्वतः उनको समझने का अधिकारी हो जाता है और इसलिए वो अपने स्वयं के बारे में न सोच करके वो समाज के बारे में सोचता है और अपनी प्रवृत्ति अनुसार, अपने ताकत के अनुसार वो उसके लिए काम करता है, न कि अपने लिए। अब ये निर्भर करता है कि वह चित्ती उसकी कितनी स्ट्रोंग है, मजबूत है। बहुत अधिक मजबूत है तो जीवन भर उस पर चलता रहेगा, और अगर थोड़ी प्रबल नहीं है तो वो कुछ समय काम करके फिर हो सकता है कि समाज में वापस आ जाए। तो वह उसकी प्रबलता पर निर्भर करेगा। वही स्वभाव इम्पाथ का है। इम्पाथ दूसरों से एकदम जुड़ा रहता है, वो दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं सकता। वह उनके आने वाले इफ़ेक्ट जो हैं, आने वाले समय पर उसका जो प्रभाव है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि साइकोपैथ और सोशियोपैथ भी प्रेडिक्शन की क्षमता रखते हैं, पर यह क्षमता उनका चित्ती के कारण नहीं है। यह क्षमता उनको इमोशनलेस होने के कारण, उनको किसी तरह से प्यार ममता कुछ भी न होने के कारण, किसी तरह का कोई इमोशन न होने के कारण, इमोशनल फ्लैटिंग होने के कारण, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है दूसरों के बारे में बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें कहीं भी बीच में भावनाएं नहीं हैं,
उसमें सिर्फ एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि इसको मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा कर सकता है, उसकी अपनी उसके अंदर प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन उसने एक मैथमेटिकली दूसरों के स्वभाव को देख करके उसको बनाया है। वो दूसरों के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, वहाँ ऑब्जर्वेशन का है, उसका उनके व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, और उस तरह से एक मैथमेटिक्स डेवलप कर लेता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा उसके साथ में तो उसका रिएक्शन ये होगा। इसलिए कभी भी आप एम्पाथ की प्रेडिक्शन को सोशियोपैथ या साइकोपैथ की प्रेडिक्शन से समझने की गलती न करें। ये दो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, दो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और स्थितियां हैं मन के, और दोनों का जो कारण और रिजल्ट भी बहुत अलग अलग होता है। वो अपनी गणना के अनुसार लोगों को मार सकता है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, उनके स्वभाव को पढ़ करके वो कहाँ जाएंगे पर्टिकुलर एक्ट करने के बाद में उनको प्रेडिक्ट कर सकता है एक मैथमेटिकल वे में। वो पहले उनकी स्टडी करता है और फिर उसकी मैथमेटिक्स बनाता है। जबकि एम्पाथ में एक स्वतः प्रेरित एक चिति है जो दूसरे के इमोशंस को समझने की शक्ति रखती है। अब प्रश्न आता है कि ऐसा व्यक्ति, मैं उस प्रश्नवाचक से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ, सोशियोपैथ और दूसरे प्रकार के एबनॉर्मल पर्सनैलिटीज़ का आसानी से टारगेट हो जाता है। क्यों कि इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो बेवकूफ़ बनाना या उसका दुरुपयोग करना उनके लिए उसकी इस क्षमता को एक्सप्लॉइट करते हुए बहुत आसान हो जाता है। वह समझता सब कुछ है, लेकिन अपने एक बहुत ही विशाल इमोशनल शक्ति के कारण वो हर बड़े से बड़े दुर्व्यवहार को जानते हुए भी, उसकी इफ़ेक्ट को भी समझते हुए और सब चीज़ को देखते हुए भी उसमें इतनी अधिक सहिष्णुता होती है कि वह उन सब को टॉलरेट कर लेता है किसी एक अच्छी चीज़ के निहित। यहाँ पे उसका कारण भी एक अच्छा कारण होता है। यह कारण नैतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यक्तिक हो सकता है या पारिवारिक हो सकता है, पर किसी एक इंटरेस्ट में, एक कारण से वह उन परिस्थितियों को समझते हुए जानबूझकर भी उनके साथ में चलता रहता है, और वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान सा बनकर उस सारी परिस्थिति को बिगड़ने से रोक लेता है। यह इतनी शक्ति होती है। ऐसा केवल एक बहुत ही इमोशनली परिपक्व और शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। उसके अंदर एक असीम शक्ति है, एक असीम शक्ति है, एक विशाल शक्ति है जिसमें वो हर चीज को अब्जॉर्व करने की शक्ति, ताकत रखता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके कारण वह एक मैग्नेट बन जाता है, आकर्षण का बिंदु बन जाता है नार्सिसिस्ट, सोशियोपैथ और साइकोपैथ्स के लिए फॉर एक्सप्लॉयटेशन। वो तो उनसे कैसे बचा जाए। अब यह निर्णय जो है वह स्वयं एम्पाथ को लेना पड़ता है। वो सारी परिस्थिति को समझता है, वो साइकोपैथ को भी समझता है, अपनी परिस्थिति को भी समझता है, वो सारे उसके चारों तरफ जो उसने अपना एक जाल सप्लाई का बना रखा है उसको भी समझता है, लेकिन फिर भी अपने हित में, पारिवारिक हित में या सामाजिक हित में वह उस चीज़ को एक टॉलरेट करता रहता है।
तो ये निर्णय उसका अपना होता है। हाँ, कभी बांध, सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर वो सुपर इम्पाथ हो जाता है, और सुपर इम्पाथ होने के बाद में तो वो ब्लैक होल की तरह हर चीज को अपने में समा लेता है। लेकिन ये भी नहीं है कि ब्लैक होल की तरह वो इरिवर्सिबल हो जाता है। वह केवल मात्र कुछ समय के लिए होगा, एक पर्पज के लिए होगा, और जैसे ही उसका वो पर्पज अचीव होगा तो वो फिर शांत हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो उसके जो सप्लाई हैं, सप्लाई जो उसके अगेंस्ट में जो साइकोपैथ या सोशियोपैथ है, उसकी सप्लाई से वो घिर जाता है, या कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जो उसकी चेतना के, चित्ती के से की संभालने की शक्ति से बहुत अधिक है, तो वह फिर अपना कुछ समय के लिए धैर्य तोड़ देता है और सुपर इम्पाथ बन जाता है, और फाइनली ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को वो संबंध तोड़ना चाहता है, और फाइनल में उन सब से वह संबंध तोड़ देगा हमेशा के लिए। यानी कि ये अपनी स्वयं की रक्षा के लिए उसने सारा ये चक्रव्यूह रचा होता है। उस चक्रव्यूह रचने में वो कुछ समय ले सकता है, दूसरों को इमोशनली एक्साइट कर सकता है, दूसरों को इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ परिवारों को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन अंततः वह विजय होकर ही रहता है। और उसने जो मन में ठाना होता है कि मैंने सभी संबंधों को समाप्त करना है, ये सारे संबंध मेरे लिए बेकार थे, इनका कोई उपयोग नहीं था, वो इसमें करने में बिल्कुल देर नहीं करता, और उसमें उसका फेल्योर भी कभी नहीं होता, हमेशा उसको इसमें सक्सेस मिलती है। इसलिए इम्पाथ को ज़्यादा दूसरों से बचने की आवश्यकता नहीं है। इम्पाथ हमेशा ये समझता है कि कहाँ किस सीमा तक उसे वो टॉलरेट करना है, अपमान किस सीमा तक उसने सहना है। ये सीमा बहुत विशाल होती है, उसकी सीमा का आधार आप नहीं जान सकते। वो बड़े से बड़े जघन्य अपराध को भी माफ़ करने की क्षमता रखता है, टॉलरेट करने की क्षमता रखता है, अपने आँखों के सामने होते हुए भी उसको इग्नोर करने की उसमें ताकत होती है। यह एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे माना कि उसकी पत्नी के कहीं अवैध संबंध हैं, अब अगर वो ऐसी परिस्थिति में है कि उनको बताने से या डिस्क्लोज करने से उसके पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा पे कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, तो वह उसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक भी टॉलरेट कर सकता है, सब कुछ जानते हुए भी। उसको अपने इमोशंस भी कंट्रोल करने आते हैं। वो बिल्कुल अपने खुद के इमोशंस के प्रति भी निष्ठुर होना जानता है, और उनको बिल्कुल अपने कंट्रोल में रख करके हो सकता है अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी वो बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति की तरह, लेकिन इग्नोर नहीं करते हुए सारा कुछ उसका उसको खुश रखते हुए वो बिता सकता है। लेकिन जब समय ऐसा आता है कि अब अति है, तो फिर उसका विकराल रूप इम्पाथ का अपने आप आ जाता है। इसलिए मैं किसी इम्पाथ को ये एडवाइस नहीं करूँगा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवच बनाए। उसको सुरक्षा के लिए कवच बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों से बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो बचने का ढूंढता है तो इसका मतलब पूर्णतया वह इम्पाथ नहीं है। इम्पाथ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि वह चित्ती उनकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी समाज में बड़े बड़े दर्शन शास्त्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दास कैपिटल की तरह लिखने वाले, कार्ल मार्क्स की तरह लिखने वाले, किताबें लिखने वाले, या नए विचारों का परिवर्तन करने वाले, नए विचारों को प्रवर्तित करने वाले होते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये लोग
जा सकते हैं और उनका स्थान पॉलिटिक्स में अलग ही होता है, वो पूजनीय स्थान होता है, वो करप्ट नहीं होते। ये मैं मानता हूं कि ज़्यादातर साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ पॉलिटिक्स में ज़्यादा, और नार्सिसिस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा सफल होने की कैपेसिटी रखते हैं, वो ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन कुछ एम्पाथ भी किसी न किसी इन प्रकार या भाग्य से वो ऐसे अपने स्तर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका पहुंचने, उस स्तर पे पहुंचने के बाद उनका सम्मान और उनमें समाज की जो आस्था है वो बिल्कुल डिफरेंट ढंग से होती है, न कि एक साधारण पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह। तो ये अंतर है। तो इसलिए मैं अपने मित्र से कहूँगा कि वो इस बात की न करें परवाह कि वो कैसे दूसरों से बचें। आप अगर एम्पाथ हैं और तो आप इस एम्पाथ की कैपेसिटी को, चित्ती को और डेवलप करें। आप डरिए नहीं परिस्थिति से। आपको हर व्यक्ति का, हर चीज़ का स्वभाव, शुरुआत और अंत एक साथ सामने नजर आएगा, और आप अगर उसको टॉलरेट करते हैं तो आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी समझ से करते हैं, मर्जी नहीं कहूँगा, अपनी समझदारी के कारण करते हैं। आप में जो एक बुलंद कैपेसिटी है आप उसके कारण करते हैं। पावर ऑफ एम्पाथ इज अनपैरेलल, और पावर ऑफ एम्पाथ टू सर्वाइव भी बहुत अनपैरेलल है। तो इसलिए दोनों परिस्थितियों के कारण एक जिसकी चित्ती बहुत मजबूत है, जिसकी चित्त से चित्ती अत्यधिक मजबूत है, वह उसको किसी से भी अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। वह महादेव का एक रूप है, वो महादेव की तरह चलता है। तो जैसे महादेव में जन्म भी है, मृत्यु भी है, सब कुछ उसके अंदर आसीन है, वैसे ही एम्पाथ के कारण, क्योंकि उसको चित्ती बहुत स्ट्रांग है, वह हर कष्ट को, हर विपदा को, हर दारुण्य को समझने की और उसके इलाज करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए अगर आप एम्पाथ हैं तो आप घबराएं नहीं, यह आपके लिए बोon है। इसको और डेवलप करें, इसको समझें, और यानी कि आपको अत्यधिक प्रभावशाली और युग परिवर्तक होने की आप में कैपेसिटी है, उसको व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा, या उस कैपेसिटी को व्यर्थ में अपने को बचाने में ये समझ के कि आप कहीं फंस जाएंगे, बर्बाद नहीं करिएगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अत्यधिक जुड़े हैं प्रकृति से कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद।